हेलो, गुड आफ्टरनून गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल मीठी गोली डॉक्टर, जिसमें आज हम डिस्कस करने वाले नॉलेज ऑफ फिजिशियन, जिसमें हमारा आज डे 3 है, एफरोज नंबर 3 इसमें हम आज डिस्कस करेंगे। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि अपकमिंग वीडियोस का नोटिफिकेशन आपके पास जल्दी से आ सके। हमने लास्ट जो लेक्चर्स थे उनमें ऑलरेडी एफरोज नंबर 1 और एफरोज नंबर 2 को डिस्कस कर लिया है। इसकी प्लेलिस्ट है यूट्यूब पर, आप जाकर देख सकते हैं। तो एफरोज नंबर 3 में क्या कहा मास्टर हैनीमैन ने, इसको हम समझते हैं, थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं, एक इलेबोरेट फॉर्म में पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है कि इफ़ द फिजिशियंस क्लियरली परसीव व्हाट इज़ टू बी क्योर्ड इन डिजीज, दैट इज़ टू से इन एवरी इंडिविजुअल केस ऑफ डिजीज़। हम एक एक वर्ड समझेंगे, एक एक लाइन समझेंगे। तो सबसे पहले इतना ही समझते हैं कि उन्होंने क्या बोला इस चीज़ के अंदर, कि जब एक जो फिजिशियन होता है वो क्या कर लेता है, क्लियरली परसीव कर लेता है किस चीज़ को, उसको ये परसीव कर लिया, उसने ये नोटिस कर लिया, उसको ये समझ में आ गया कि मुझे इस डिज़ीज़ के अंदर क्या क्योर करना है। और ये सिर्फ उस पर्टिकुलर डिजीज़ में नहीं, हर इंडिविजुअल केस के अंदर उसको ये परसीव करना चाहिए, बिकॉज होम्योपैथी बिलीव इन होल सिक मैन नॉट डिजीज़, कि हम सिर्फ डिजीज़ के ऊपर काम नहीं करते, हम उस सिक पर्सन को ट्रीट करते हैं। तो इसलिए वो जो फिजिशियन है उसको एवरी केस ऑफ डिजीज़, कि हर इंडिविजुअल का अलग केस होता है, तो उसको हर इंडिविजुअल के अकॉर्डिंग क्या करना है, परसीव करना है कि मुझे इसमें क्या क्योर करना है। फर्स्ट लाइन में हैनीमैन सर ने यही बताया है। नेक्स्ट देखते हैं क्या बोला गया है। इफ़ ही क्लियरली perceives what is curative in medicine, that is to say in each individual medicine knowledge of medicinal powers and if he knows। तो पहले हम यहीं तक पढ़ते हैं, क्या बोला उन्होंने कि अगर वो सबसे पहले कि उसे क्या क्योर करना है डिजीज़ के अंदर, मतलब उसे क्या होना चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए किसकी, डिजीज़ की। और बेसिकली जो हमारा एफरोज नंबर 3 है वो नॉलेज ऑफ फिजिशियन ही है, कि उसको क्या नॉलेज होनी चाहिए, क्या आर्ट होनी चाहिए, तब हम उस फिजिशियन को क्या बोलते हैं, ट्रू प्रैक्टिशनर ऑफ द हीलिंग आर्ट, जो इस एफरोज की सबसे लास्ट लाइन में मेंशन किया हुआ है। तो फर्स्ट लाइन में उन्होंने क्या बोला कि उसे क्लियरली परसीव होना चाहिए कि उसे डिजीज़ में क्या क्योर करना है, उसे नॉलेज होनी चाहिए डिजीज़ की। हर ईच केस में, हर इंडिविजुअल के अंदर, हर अलग पर्सन में अलग डिजीज हो सकती है, उसका सिम्टम अलग आ सकता है, ठीक है। नेक्स्ट उन्होंने क्या बोला कि अगर ठीक है, सबसे पहले उसने डिजीज़ की नॉलेज तो उसे हो गई, बट अगर वो ये परसीव करता है कि व्हाट इज़ क्यूरेटिव इन मेडिसिन, की मेडिसिन की क्या प्रॉपर्टी है, मेडिसिन किस फॉर्म में क्योर ज़्यादा देती है, वो कौन सी हेल्दी कंडीशन है जिसको उसने अल्टर्ड कर दिया है, उसको ये पता होना चाहिए कि इस मेडिसिन की क्या पैथोजेनेटिक पावर है। तो उसे पता होना चाहिए कि मेडिसिन की प्रॉपर्टीज़ के बारे में, उसके एक्शन के बारे में, उसे कब देना है और उसके क्या सिम्टम है, क्योंकि हम जो मेडिसिन देते हैं वो ऑलरेडी क्या होती है, हेल्दी ह्यूमंस पर प्रूव्ड होती है, ठीक है, होम्योपैथी के अंदर। तो उसे मेडिसिन की मेडिसिनल पावर के बारे में भी पता होना चाहिए। तो इसमें उन्होंने 2 नॉलेज मेंशन की है, फर्स्ट नॉलेज ऑफ डिजीज़, सेकंड क्या है, नॉलेज ऑफ मेडिसिनल पावर। नेक्स्ट पढ़ते उन्होंने क्या लिखा हुआ है कि दैट इज़ टू से इन ईच इंडिविजुअल मेडिसिन नॉलेज ऑफ मेडिसिनल पावर, ठीक है। एंड इफ़ ही नोज, यदि वो जानता है, हाउ टू अप्लाई अकॉर्डिंग टू क्लियरली डिफाइंड प्रिंसिपल्स व्हाट इज़ क्यूरेटिव इन मेडिसिन। क्या बोला गया उन्होंने कि जो हमारा डिफाइन जो प्रिंसिपल है होम्योपैथी का, होम्योपैथी किस प्रिंसिपल वर्क करती है, सिमिलिया, लॉ ऑफ सिमिलिया के बेसिस पे ही उसे रेमेडी क्या करनी होगी, प्रिस्क्राइब करनी होगी। तो उसे किस किस चीज़ की नॉलेज होनी चाहिए, नॉलेज ऑफ डिजीज़, नॉलेज ऑफ मेडिसिन और नॉलेज ऑफ डिफाइनाइट प्रिंसिपल्स ऑफ होम्योपैथी, जिसके बेसिस पे हाउ टू अप्लाई, उसे मेडिसिन कैसे अप्लाई करनी है, ठीक है। नेक्स्ट उन्हें क्या बोला गया है इसके अंदर कि टू वॉट ही हैज़ डिस्कवर्ड टू बी अनडाउटली मॉर्बिड इन द पेशेंट सो दैट रिकवरी मस्ट इंश्योर टू अप्लाई इट, कि उसे ये पता करना चाहिए कि ऐसा पेशेंट के अंदर कौन सा सिम्टम हुआ है, मॉर्बिड जो कौन सी ऐसी ख़राब कंडीशन आई है, कौन सा डिरेंजमेंट हुआ है वाइटल फोर्स का, जिसकी वजह से रिकवरी उसकी श्योर कर सकता है वो, विल इन रेस्पेक्ट टू द सूटेबिलिटी ऑफ द मेडिसिन मोस्ट अडेप्टेड फ्रॉम इट्स मोड ऑफ एक्शन टू द केस बिफोर हिम। कि क्या है कि हर पर्सन की ससेप्टेबिलिटी, यहाँ पे बात आएगी ससेप्टेबिलिटी की, हर पर्सन की ससेप्टेबिलिटी अलग होती है, उसकी बॉडी की डिफेंस पावर अलग होती है। तो उसे ये पता करना होगा कि किस पर्सन की क्या ससेप्टेबिलिटी है, और उसी बेसिस पे क्या होगा, उसको चॉइस ऑफ रेमेडी, क्या होती है, चॉइस ऑफ रेमेडी।
तो ये हम पोसोलॉजी में भी पढ़ते हैं चॉइस ऑफ रेमेडी। ठीक है, नेक्स्ट उन्होंने क्या लिखा है कि चॉइस ऑफ रेमेडी द मेडिसिन इंडिकेटेड, कि कौन सी मेडिसिन उसमें लॉ ऑफ सिमिलिया के बेस पे इंडिकेट हो रही है, एज ऑल्सो इन रेस्पेक्ट टू द एग्जैक्ट मोड ऑफ प्रिपरेशन एंड क्वांटिटी ऑफ इट रिक्वायर्ड। क्या बोला कि ठीक है आपको डिजीज़ की नॉलेज भी हो गई कि क्या क्योर करना है, डिजीज़ का नेचर कौन सा है, आपको मेडिसिन की भी नॉलेज है कि ठीक है ये मेडिसिन है, कौन से फंडामेंटल प्रिंसिपल पे अप्लाइड किया है आपने इसको, लॉ ऑफ सिमिलिया के बेस पे अप्लाई भी कर दिया आपने इसको कि ठीक है हमने क्या किया, एक सिमिली हम फाइंड कर ली। नेक्स्ट क्या हुआ कि एग्जैक्ट मोड क्या है उस रेमेडी का, आपको वो कैसे देनी है। अगर कोई लिक्विड है तो उसे क्या आप ग्लोब्यूल्स के फॉर्म में दे सकते हो, किस व्हीकल में देनी है, सॉलिड के लिए सॉलिड व्हीकल होता है, लिक्विड के लिए लिक्विड व्हीकल होता है। हमारे यहाँ मेडिसिन कौन सी होती है, डायनेमाइज्ड फॉर्म में होती है, तो डायनेमाइज्ड फॉर्म होनी चाहिए। डायनेमाइजेशन में 2 प्रकार से होता है, आपने पढ़ा होगा फार्मेसी के अंदर कि अगर सॉलिड होता है तो उसके लिए क्या होता है, ट्राइचुरेशन होता है, और लिक्विड के लिए क्या होता है आपके यहाँ पे सक्शन होता है। तो उसे ये पता होना चाहिए, नॉलेज ऑफ फार्मेसी भी उसको यहाँ पे होनी चाहिए कि उसको एग्जैक्ट मोड में कैसे देनी है। ठीक है, उसने रेमेडी सिलेक्ट कर ली, उसके बाद क्या है उसका एग्जैक्ट मोड ऑफ प्रिपरेशन एंड क्वांटिटी, क्वांटिटी तो है ही साथ में क्वालिटी भी। ठीक है, एंड टू प्रॉपर पीरियड ऑफ रिपीटिंग ऑफ द डोज, कि ठीक है उसने मेडिसिन सेलेक्ट भी कर ली, चॉइस ऑफ रेमेडी की भी उसे नॉलेज आ गई, उसे ये भी पता है कि एग्जैक्ट मोड में कैसे देना है, लेकिन उसे कब कब रिपीट करना है, क्या उसकी प्रॉपर डोज है कि मेडिसिन इवनिंग के टाइम पे देनी है, नाइट के टाइम पे देनी है। कुछ रेमेडीज़ में लिखा हुआ है फुल मून, कुछ रेमेडीज़ में लिखा हुआ है कि बेटर इन मॉर्निंग, एम्प्टी स्टमक, तो उसे ये नॉलेज भी होनी चाहिए। और रिपीटेशन, कि इस रेमेडी को हमें कब कब रिपीट करना चाहिए। अगर डीप एक्टिंग रेमेडी है तो उसे हम बार बार रिपीट नहीं करेंगे, अगर स्लो एक्टिंग रेमेडी तो उसे हम फ्रिक्वेंटली रिपीट करते हैं। एक्यूट केस में भी हम फ्रिक्वेंटली रिपीट करते हैं, जबकि क्रॉनिक केस में हम पहले सिम्टम्स को ऑब्जर्व करते हैं, नेक्स्ट उसके बाद में ही हम डोज ऑफ रिपीटेशन करते हैं। ठीक है, तो उसे इस चीज़ की भी नॉलेज होनी चाहिए। और इन सब को जानने के बाद कि ठीक है अगर उसे नॉलेज ऑफ डिजीज है, मेडिसिनल पावर से उसे सारी चीज़ों की नॉलेज अगर है, इफ़ ही नोज द ऑब्स्टेकल्स टू रिकवरी इन ईच केस, कि क्या ऑब्स्टेकल आ रहा है उस केस में, क्या हिंडर आ रहा है, क्या चीज़ें हैं जो उस केस को, मैंने डोज भी सही दिया, मेडिसिन भी सही सेलेक्ट की है, बट फिर भी अगर क्योर नहीं हो पा रहा है, रिकवरी नहीं हो पा रही है, तो क्या उसमें ऑब्स्टेकल है, उसको उसके बारे में पता होना चाहिए, कैसे वो उसे हटा सकता है उसे ये भी पता होना चाहिए। एंड इज़ अवेयर हाउ टू रिमूव देन, कि उस ऑब्स्टेकल को, उस हिंडर को वो कैसे हटा सकता है, सो दैट द रिस्टोरेशन में बी परमानेंट, कि उसका जो मिशन है रीस्टोर ऑफ द हेल्थ वो कैसा हो चुके, परमानेंट हो चुके, वो हाईएस्ट आइडियल क्योर कर पाए। देन ही अंडरस्टैंड हाउ टू ट्रीट जुडिशली एंड रैशनली एंड ही इज़ ए ट्रू प्रैक्टिशनर ऑफ द हीलिंग आर्ट। और इन सब की नॉलेज होने के बावजूद कि उसे कैसे ट्रीट करना है जुडिशली, जिसको हम क्या बोलते हैं अनप्रीजुडिसाइड ऑब्जर्वर, ठीक है, और रैशनली, कि उसे इन सब की नॉलेज होने के बाद ही वो क्या बन सकता है, ए ट्रू प्रैक्टिशनर ऑफ हीलिंग आर्ट। तो ये आज का जो लेक्चर है हमारा इसी के ऊपर ही बेस्ड है। ये हमने सिर्फ एक ओवरव्यू लिया है, आते हम एक एक पॉइंट को इसके अंदर ब्रीफली डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हमने इसको इतने जो हमारा चलता आ रहा है फ्लो, कि हम क्या करते हैं सबसे पहले उस सारे एफिलिएशन को ब्रेक कर लेते हैं पार्ट्स के अंदर। तो इसमें हमने सबसे पहले 9 पार्ट्स के अंदर इसको ब्रेक किया, इसमें हम एक एक कर डिटेल समझेंगे। नॉलेज ऑफ डिजीज इंडिकेशन, नॉलेज ऑफ मेडिसिनल पावर, हाउ टू अप्लाई, जिसको आप एप्लीकेशन भी बोल सकते हो, चॉइस ऑफ द रेमेडी इन मेडिसिन इंडिकेटेड, प्रॉपर डोज क्या होगा, डोज का रिपीटेशन क्या है, क्या उसका प्रॉपर पीरियड है, ही नोज द ऑब्स्टेकल टू रिकवरी इन ईच केस एंड हाउ, उसको अवेयर होना चाहिए उसको कैसे रिमूव करना है, हाउ टू ट्रीट जुडिशली एंड रैशनली। तो सबसे पहले हम आज का टॉपिक जो डिस्कस करते हैं वो है नॉलेज ऑफ डिजीज़। एक फिजिशियन जो है उसे क्या होना चाहिए, नॉलेज ऑफ डिजीज़ होनी चाहिए। और इसमें हम क्या देखते हैं कि हैनीमैन्स पार्ट्स हेयर क्वेश्चन व्हाट इज़ टू बी क्योर इन डिजीज़, कि उन्होंने सबसे पहले ही लिख दिया कि उसे पता होना चाहिए कि उसे क्या क्योर करना है एक डिजीज़ के अंदर। ही हिमसेल्फ सप्लाइज द आंसर इन हिज मेमोरेबल आर्टिकल, की ये मास्टर हैनीमैन सर की ही अपनी एक बुक है, द स्पिरिट ऑफ होम्योपैथिक डॉक्ट्राइन। डिजीज्ड इज ए डायनेमिक डिरेंजमेंट ऑफ वाइटल फोर्स एक्सप्रेस themselves solely by alteration of sensation and function
of our organism that is solely one aggregate of perceptible symptoms. This alone can be the object of treatment in every case of disease. कि ठीक है, उन्होंने ये क्वेश्चन भी किया कि हमें क्या क्योर करना है, व्हाट इज़ टू बी क्योर्ड. व्हाट भी उनका ही था, क्वेश्चन भी उन्हीं का ही था और आंसर भी उन्हीं का ही था. और आंसर हमें कहाँ मिला था, वो मिला था हमें द स्पिरिट ऑफ होम्योपैथिक डॉक्ट्राइन, उनकी जो मेमोरेबल आर्टिकल है उसके अंदर. तो उसमें उन्होंने क्या कहा कि ठीक है, उस पर्सन को पता है कि ये जो पर्सन आया मेरे पास इसको डिजीज़ है, फिजिशियन को ये बात पता है कि उसको डिजीज़ हुई है. और डिजीज़ क्यों हुई है, डायनेमिक डिरेंजमेंट ऑफ वाइटल फोर्स की वजह से. ठीक है, अब उसे ये तो पता चल गया कि जो वाइटल फोर्स हुआ उसी ने क्या कर दिया, उसकी हेल्थ स्टेट को अल्टर्ड कर दिया, जिसकी वजह से उसके फंक्शनल, स्ट्रक्चरल और जो उसका बिहेवियर था, उसके सेंसेशन थे, उनमें क्या हो गया, अल्ट्रेशन आ गई. और यही अल्ट्रेशन आउटवर्डली किसके रूप में आ गई है, साइंस एंड सिम्टम्स के रूप में आई है. क्योंकि जो क्या बोलते हैं हम कि जो वाइटल फोर्स डिरेंज्ड होता है वही आउटवर्डली मैनिफेस्टेशन शो करता है साइंस एंड सिम्टम्स के रूप में. तो टोटली मिला के हम क्या बोलेंगे कि हमें टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स निकालनी है और उसे ही हमें क्या करना है, रिमूव करना है. तो हम क्या लग सकते हैं, अपना रिस्टोरेशन हम इसमें प्राप्त कर लेंगे. ठीक है, तो क्या हुआ कि हमें ये पता है कि वाइटल फोर्स डिरेंज्ड होता है जिस वजह से साइन एंड सिम्टम्स आते हैं. अगर हम इन साइंस और सिम्टम्स को ही रिमूव कर देंगे तो क्या हम क्योर कर सकते हैं, बिल्कुल, क्या हम इसे ही क्योर कहते हैं. ठीक है, द नॉलेज अबाउट द individualization of patient and that about the clinical aspect of the disease are the two necessary criteria of the physician's knowledge regarding disease. क्या बोला है इस लाइन के अंदर की, बहुत सिंपल सी लाइन है कि अगर आपको एक पेशेंट का इंडिविजुअलाइजेशन भी पता है और क्लिनिकल एस्पेक्ट पता है उस डिजीज़ का, तो आप बहुत ईजिली फाइंड आउट कर सकते हो उसमें कि उस पर्सन को क्या डिजीज है और हमें क्या मेडिसिन उसमें देनी है. कि जैसे कि हम समझते हैं, एक बार उन्होंने ये बोला है कि ये डिजीज़ है, उन्होंने दो फॉर्म बता दिया कि एक तो इसका क्लिनिकल एस्पेक्ट, और क्लिनिकल एस्पेक्ट में क्या है कि उसके जो भी सिम्टम्स वगैरह आ रहे हैं, जो भी डायग्नोस हम करेंगे, पैथोलॉजिकल डायग्नोसिस मान लो, जो भी चीज़ें. और सेकंड चीज़ क्या हुआ, इंडिविजुअलाइजेशन. ठीक है, कि उस पेशेंट में ऐसा PQRS कौन सा सिम्टम था, कौन सा ऐसा कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम था, कौन सा ऐसा अनकॉमन सिम्टम था जो उस पेशेंट क्या करता है, इंडिविजुअलाइज करता है, सबसे डिफरेंट बनाता है. और जो क्लिनिकल एस्पेक्ट होता है डिजीज़ का, इन दोनों को ही नेसेसरी उसे नॉलेज होनी चाहिए. टोटलिटी ऑफ परसेप्टिबल सिम्टम्स इज ऑब्जेक्ट टू क्योर ए मैन. ठीक है, जो हम लास्ट में हमने बता दिए. फिजिशियन शुड ऑल्सो पजेस द नॉलेज ऑफ हाउ टू डिस्टिंग्विश an acute disease from a chronic one regarding with the most probable exciting cause of the former and the fundamental cause. उन्होंने क्या बोला कि ठीक है, आपको ये तो पता चल गया कि एक पर्सन जो हमारे पास में आया उसके डिजीज़ का ये तो क्लिनिकल एक्सपेक्ट है उस डिजीज़ का, कि ये तो उसका क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन है, क्लिनिकल साइंस एंड सिम्टम है. और ये उस पर्सन की आपने क्या निकाल दिया, इंडिविजुअलाइजेशन आपने उसका कर लिया केस टेकिंग के बाद में. बट फिजिशियन को इतनी नॉलेज भी होनी चाहिए कि नेचर ऑफ डिजीज़ की, कौन सी डिजीज़ एक्यूट कंडीशन की है, कौन सी डिजीज़ क्रॉनिक कंडीशन की है. मे बी ये हो सकता है कि सिर्फ एक एक्साइटिंग कॉज को रिमूव कर दिया अगर हमने तो वो पर्सन क्योर हो जाएगा. और यहाँ पे हो सकता है कोई मेंटेनिंग कॉज हो या कोई फंडामेंटल कॉज हो सकता है कि यहाँ पे मियाज्म हो. फंडामेंटल कॉज क्या होता है हमारा, मियाज्म उसके अंदर इन्वॉल्व हो. तो फिजिशियन को उसके साथ साथ, डिजीज़ के साथ साथ उसे नेचर ऑफ डिजीज़ का भी नॉलेज होना चाहिए. ठीक है, नेक्स्ट इसमें हम आगे देखते हैं कि द कॉन्स्टिट्यूशनल डायग्नोसिस इंक्लूडिंग एक्चुअल कॉन्स्टिट्यूशनल डायग्नोसिस, डेवलपमेंटल डायग्नोसिस एंड एनवायरमेंटल कॉन्स्टिट्यूशनल डायग्नोसिस लार्ज इन होम्योपैथिक सिस्टम ऑफ ट्रीटमेंट. क्या बोला उन्होंने इस वर्ड के लिए कि एक होम्योपैथी ही ऐसा सिस्टम है जिसमें हम डिफरेंट टाइप के डायग्नोसिस करते हैं. अदरवाइज़ अदर पैथीज में क्या होता है कि सिर्फ पैथोलॉजिकल देखते हैं कि ठीक है, अगर आपने ये लैब डायग्नोसिस कराया, आपको ये दिक्कत है, उस चीज़ की मेडिसिन दे दी जाती है. बट हमारे यहाँ क्या होता है कि बेसिकली अगर क्रॉनिक केस है, एफरोज नंबर 5 के अंदर इसमें मेंशन किया हुआ है क्लियरली कि उसमें हम सब कुछ लेते हैं कि क्या मोड ऑफ ऑक्यूपेशन है उसका, पर्सन का क्या लाइफ स्टाइल है, पर्सन किस जगह पर रहता है, उसका एनवायरनमेंट कैसा है, सराउंडिंग कहाँ वो वर्क करता है, कोई डैम्प एरिया है
कोई ऐसी जगह है जहाँ हो सकता है इस बीमारी होने के चांसेस ज़्यादा हो। तो कॉन्स्टिट्यूशनल डायग्नोसिस, इंडिविजुअलाइजेशन, डेवलपमेंटल डायग्नोसिस, ये सिर्फ और सिर्फ कहाँ पर होता है? होम्योपैथी ट्रीटमेंट के अंदर होता है। तो पर्सन को इस सब चीज़ की नॉलेज भी होनी चाहिए। तो ठीक है, इसमें मतलब हमें कॉन्स्टिट्यूशनल डायग्नोसिस भी हमारे लिए इतना ही इम्पोर्टेंट है जितना आपका क्या होता है पैथोलॉजिकल डायग्नोसिस। ए पैथोलॉजिकल कंडीशन विद द हेल्प ऑफ कॉमन सिम्टम्स, के जो कॉमन सिम्टम्स होते हैं कि लाइक कोविड का इन्फेक्शन था उस टाइम पे, जिसको भी स्नीजिंग थी, थ्रोट पेन था, चेस्ट पेन था, ये सब क्या था? कॉमन सिम्टम थे। बट विद द हेल्प ऑफ अनकॉमन पेक्यूलर एंड रेयर सिम्टम्स ही इंडिविजुअलाइज्ड द पेशेंट, की हो सकता है मे बी 2 या 4 पेशेंट्स ऐसे रहे होंगे जिनको उस टाइम पे एब्डोमिनल पेन रहा हो, या हो सकता है कि स्किन पर रैशेज आए हों उस टाइम पे। ठीक है, तो ये आपका क्या बन गया है? PQRS सिम्टम, जो क्या करेगा? उसको करेक्टरिस्टिक करेगा उस रेमेडी के फीचर को। तो हमें 2 टाइप से डिजीज़ की नॉलेज मिल जाती है। एक तो उसकी क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन जो कहाँ मिलेगा हमें? पैथोलॉजिकल डायग्नोसिस से, और नेक्स्ट किससे मिलता है हमें? उसके अनकॉमन, पेक्यूलर और रेयर सिम्टम्स, जिनको हम PQRS सिम्टम्स भी बोलते हैं, जो कि हमारे एफरेज नंबर 153 में मास्टर हैनीमैन सर ने मेंशन किया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट हम इसमें आगे मूव करते हैं कि हमने क्या समझा कि नॉलेज ऑफ डिजीज़ में, कि एक तो उसको नेचर ऑफ डिजीज़ पता होना चाहिए कि डिजीज़ कैसी है, एक्यूट है, क्रॉनिक है, उस डिजीज़ का क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन पता होना चाहिए उसे। ठीक है, अगर क्रॉनिक डिजीज़ है तो उस कंडीशन में उसे सब कुछ पता होना चाहिए कि क्रॉनिक के अंदर उसका क्या ऑक्यूपेशनल है, क्या उसका मियाज़ में, हम उसमें टोटल हिस्ट्री लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट उसको कि हर केस को बिल्कुल अलग तरीके से ट्रीट करना है, ऐसा नहीं कि सेम मेडिसिन आपने दे दी अगर सेम डिजीज़ के आपके पास में कोई भी 2 पर्सन आते हैं तो। नेक्स्ट जो था कि नॉलेज ऑफ मेडिसिनल पावर्स, कि हमारे पास में क्या होता है? डिजीज़ की नॉलेज तो हमें हो गई, ठीक है, बट मेडिसिनल पावर्स, जो हम मेडिसिन दे रहे हैं उसकी हमें क्या नॉलेज होनी चाहिए? मेडिसिन्स आर द ओनली वीपन्स इन द हैंड्स ऑफ फिजिशियन टू फाइट अगेंस्ट द डिजीज़, कि फिजिशियन है उसके लिए वेपन्स, एक हथियार का काम कौन करता है? मेडिसिन ही करती है इस डिजीज़ से लड़ने के लिए। ठीक है, द डिजीज़ प्रोड्यूसिंग कैपेसिटी ऑफ ए मेडिसिन इज़ द डिजीज़ क्योरिंग पावर ऑफ ए मेडिसिन एंड दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट नॉलेज ऑफ ए मेडिसिन। क्या बोला इस लाइन में? बहुत कंफ्यूजिंग लाइन है, आपको भी लग रहा होगा शायद, कि द डिजीज़ प्रोड्यूसिंग कैपेसिटी, कि अगर हेल्दी पर्सन को हम वही मेडिसिन देते हैं, अगर वो कोई सिम्टम्स जनरेट करती है, कोई सिम्टम्स लेकर आती है, कोई मैनिफेस्टेशन लेकर आती है, कोई डिजीज़ कंडीशन लेकर आती है, तो वही जो मेडिसिन है क्या करेगी? उसकी कैपेसिटी है कि वो सेम डिजीज को क्या कर सकती है? क्योर कर सकती है। यही वो लाइन है कि ये नॉलेज भी एक क्या होती है? फिजिशियन को पता होनी चाहिए, जिसको हम क्या बोलते हैं? ड्रग प्रूविंग में इसको बोलते हैं कि पैथोजेनेटिक पावर ऑफ ड्रग। ठीक है, कि जो मेडिसिन की क्या है? डिजीज़ प्रोड्यूसिंग कैपेसिटी है, वही क्या करती है? डिजीज़ क्योरिंग पावर भी है। नो मेडिसिन शुड बी एडमिनिस्टर्ड टू ए पेशेंट अनलेस इट्स पैथोजेनेटिक पावर इज़ वेल प्रूवन ऑन हेल्दी ह्यूमंस, कि जब तक आप श्योर नहीं है कि ये रेमेडी प्रूव्ड हो चुकी है ऑलरेडी हेल्दी ह्यूमन पर, आप उसको एडमिनिस्टर नहीं कर सकते, किसी भी पेशेंट को नहीं दे सकते। तो मेडिसिन क्या होनी चाहिए? वेल प्रूवन होनी चाहिए, और उसके बारे में हमें उसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में पता होना चाहिए। So the study of medicine from an individualistic and clinical point of view is another essential item of a physician therapist knowledge, कि एक जो फिजिशियन है जो क्या करेगा? ट्रीटमेंट करेगा, उसके लिए सबसे एसेंशियल नॉलेज क्या होती है? कि उसको मेडिसिन की स्टडी होनी चाहिए फ्रॉम एन इंडिविजुअलिस्टिक, क्योंकि हमने क्या हुआ है कि मेडिसिन को हर हेल्दी ह्यूमन के ऊपर जब प्रूविंग की थी उसके सिम्टम्स नोट किए हुए हैं कि मेल पर उसका क्या इफ़ेक्ट था, फीमेल पर उस पर क्या इफ़ेक्ट है, उसमें ओल्ड एज पे क्या इफ़ेक्ट है, यंग एज में क्या इफ़ेक्ट है। तो उसको इंडिविजुअलिस्टिक भी पता होना चाहिए कि हम ये मेडिसिन किस पर्सन को किस बेसिस पर दे रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट इसमें आता है नॉलेज ऑफ एप्लीकेशन, कि उस मेडिसिन को हम अप्लाइड कैसे करेंगे, कोई प्रिंसिपल है, कोई फंडामेंट है, क्या बेसिस है कि जिस पर हम उस मेडिसिन को प्रिस्क्राइब करेंगे हमारे यहाँ। तो एप्लीकेशन ऑफ मेडिसिन टू द पेशेंट इन ऑर्डर टू अचीव द हाईएस्ट आइडियल ऑफ क्योर इज़ एन आर्ट, ये हम लास्ट 2 लेक्चर में डिस्कस करते आ रहे हैं कि क्योर जो होता है वो रिजल्ट ऑफ आर्ट है, कि फिजिशियन जो होता है उसके अंदर इतनी आर्ट होती है कि क्या कर सकता है? क्योर लेकर आ सकता है। देयर आर सेवरल मेथड्स ऑफ एप्लीकेशन ऑफ मेडिसिन रिकमेंडेड बाय द पायोनियर्स, की पहले बहुत से मेथड थे, जैसे कि आपने सुना होगा एंटीपैथी है,
एलोपैथी है जो कि इसमें मेंशनड है कि आउट ऑफ विच द अपोजिट लॉ, जिसमें क्या होता है अपोजिट लॉ है वो कौन सा, एंटीपैथी, एंड द लॉ ऑफ सिमिलिया होम्योपैथी आर द इम्पोर्टेंट वंस। दो को ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी गई है, जिसमें आइसोपैथी भी एक आता है अपना, बट उसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दी गई है। सो एप्लीकेशन ऑफ द ड्रग नॉलेज टू द डिजीज नॉलेज इज़ ए मैटर ऑफ मेडिसिन ऑफ एक्सपीरियंस, कि आपको क्या होता है कि ड्रग नॉलेज और डिजीज़ नॉलेज कि जो हम ड्रग दे रहे हैं जिस डिजीज़ के लिए, आपको ये पता होना चाहिए दोनों में क्या रिलेशन है, कि उसमें सिमिलरिटी पे बेस्ड है या अपोजिशन पे बेस्ड है, क्योंकि दो ही प्रिंसिपल को ज़्यादा इंपॉर्टेंस माना गया है इसके अंदर, एक तो एंटीपैथी जो अपोजिट पे वर्क करती है और एक होम्योपैथी जो किस पे वर्क करती है, सिमिलर प्रिंसिपल पे। तो आपको नॉलेज होनी चाहिए कि उस ड्रग का उस डिजीज़ के साथ में क्या रिलेशन है। ड्रग नॉलेज टू द डिजीज़ नॉलेज इज़ ए मैटर ऑफ मेडिसिन ऑफ एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस टीचेस दैट द लॉ ऑफ सिमिलिया इज़ द ओनली क्यूरेटिव लॉ, और ये भी बोल दिया गया है कि सिर्फ और सिर्फ लॉ ऑफ सिमिलिया ही क्या है, क्यूरेटिव लॉ है। तो हमें इसके बेसिस पर ही मेडिसिन देनी है। फिजिशियन मस्ट हैव द नॉलेज अबाउट द लॉ ऑफ सिमिलिया इन होम्योपैथी विच ब्रिंग्स क्योर ओनली, कि सिर्फ और सिर्फ लॉ ऑफ सिमिलिया ही है, उसकी नॉलेज उसे होनी चाहिए कि उसे क्या देनी है, सिमिलरिटी के बेस पर मेडिसिन देनी है, टोटलिटी के बेस पर मेडिसिन देनी है, जो क्या लेकर आएगी, क्योर लेकर आएगी एक पर्सन का। ठीक है, नेक्स्ट इसमें अपना आता है नॉलेज ऑफ चॉइस ऑफ द रेमेडी। तो ठीक है, हमें डिजीज़ की भी नॉलेज हो गई है, उस मेडिसिन की भी हमें नॉलेज है कि हमें क्या क्योर करना है डिजीज़ के अंदर। उसके बाद में कि उसको अप्लाई, चलो ठीक है कि हमने उसका जो प्रिंसिपल है कि लॉ ऑफ सिमिलिया जो क्योर लेके आता है उसके ऊपर उसको हमने अप्लाई भी कर दिया, बट चॉइस ऑफ रेमेडी की रेमेडी सेलेक्ट हम कैसे करेंगे कि ठीक है बहुत सारी रेमेडीज़ हम पढ़ते हैं मटेरिया मेडिका में, सबके सिम्टम्स काफ़ी ज़्यादा सिमिलर लगते हैं हमें, तो उसमें से हम उस केस के लिए बेस्ट सिमिलिमम मोस्ट सिमिलिमम कैसे फाइंड करते हैं। ड्यूरिंग केस टेकिंग अ फिजिशियंस फाइंड दैट सिम्टम्स ऑफ द पेशेंट आर एक्चुअली सिमिलर टू ए ग्रुप ऑफ ड्रग पिक्चर्स इन अवर मटेरिया मेडिका, कि एक ग्रुप ऑफ मेडिसिन कि जैसे होता है कि मोस्टली जब हम पढ़ते हैं मटेरिया मेडिका को तो उसमें काफ़ी जो सिम्टम्स है कि जैसे कि कॉन्स्टिपेशन अगर हम देखेंगे तो मोस्टली काफ़ी जगह देखने को मिलता है कि आपको सेम मिलता है, तो आप बड़े कंफ्यूज होते हो कि ठीक है इस पर्सन को नक्स दी जाए या सल्फर दी जाए। ठीक है, तो यही उन्होंने बोला है कि जब वो केस टेकिंग करता है वो कन्फ्यूजन में रहता है वो पर्सन। ठीक है, बट ओनली द मोस्ट सिमिलिमम एंड सिंगल रेमेडी हैज़ टू बी एडमिनिस्टर्ड, और हमारे पास में ये भी है कि हमें सिंगल सिंपल मिनिमम डोज एडमिनिस्टर करनी है। ऑल द सिम्टम्स अटर्ड बाय द पेशेंट, कि जो भी सिम्टम्स किसने बताए, हमें पेशेंट ने बताए, आर नॉट इक्वल वैल्यू, कि जब हम क्या करते हैं केस टेकिंग के बाद में रिपर्ट्राइजेशन करते हैं और रूब्रिक निकालते हैं, रूब्रिक के बाद में केस क्या करते हैं, एनालिसिस करते हैं, तो केस के एनालिसिस के टाइम हम ये देखते हैं कि हमारे लिए कौन सा सिम्टम वैल्यूएबल है जिसको हमें ध्यान रखना है और कौन सा सिम्टम नहीं है। पेशेंट के द्वारा बताई गई हर सिम्टम हमारे लिए इतना वैल्यूएबल नहीं होता है। ठीक है, द फिजिशियन मस्ट नो द इम्पोर्टेंस एंड बर्थ ऑफ द सिम्टम्स इन सिलेक्शन ऑफ रेमेडी, कि उसको पता होना चाहिए कि उसे किस सिम्टम्स को ज़्यादा वैल्यू देनी है जो उसको हेल्प करेगी किसमें, सिलेक्शन ऑफ रेमेडी के अंदर। ठीक है, हैनीमैन एडवाइजेज इन 153 एफोरिज्म इन दिस सर्च फॉर ए होम्योपैथिक रेमेडी द मोस्ट स्ट्राइकिंग सिंगुलर अनकॉमन एंड पेक्यूलर कैरेक्टरिस्टिक्स साइंस एंड सिम्टम्स ऑफ द केस ऑफ द डिजीज आर चीफली एंड मोस्ट सोनली टू बी केप्ट इन व्यू। क्या बोला गया है उन्होंने कि एफोरिज्म नंबर 153 जो है उसमें मास्टर हैनीमैन सर ने बोल दिया गया है कि जो सिंगुलर जो सिम्टम है, जो स्ट्राइकिंग है, जो उस पर्सन के अंदर कैरेक्टरिस्टिक है, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं PQRS सिम्टम है, उनको हम हाईएस्ट वैल्यू देते हैं जब भी हमारे पास मोस्ट सिमिलिमम ड्रग्स पिक्चर होती है कि 8 से 10 रेमेडीज़ में सिमिलर होती है, तो मोस्ट सोनली टू बी केप्ट इन व्यू, कि इसको हम चीफ मानते हैं और इसी के बेसिस पे हम फिर कैरेक्टरिस्टिक रेमेडी देते हैं उस इंडिविजुअलाइज्ड पर्सन के लिए। सो दिस प्रोसेस ऑफ कंसिडरिंग ओनली द पेक्यूलर एंड अनकॉमन सिम्टम्स विल हेल्प द फिजिशियन इन सेलेक्टिंग द सिंगल रेमेडी, कि हम PQRS सिम्टम्स के बेस पर सिंगल रेमेडी सेलेक्ट कर पाते हैं उस ग्रुप ऑफ सिमिलिमम रेमेडीज़ में से। Hence, the skillful prescription depends upon the intelligent application of knowledge of materia medica and the knowledge of organon। तो जैसा कि हम लास्ट क्लास में बोल चुके थे कि अगर आपको एक सक्सेसफुल फिजिशियन बनना है, एक होम्योपैथ बनना है जो क्योर लेके आता है, आपको 3 सब्जेक्ट की बेस्ट नॉलेज होनी चाहिए। तीनों पिलर है होम्योपैथी के, जो 3 पिलर है वो क्या है, आपका मटेरिया मेडिका है, ऑर्गन ऑफ मेडिसिन है एंड रिपर्टी। आप इन तीनों को जब तक साथ में नहीं पढ़ेंगे कंबाइन करके आपको समझ नहीं आएगा।
तो एक फिजिशियन को लगता है कि उसका प्रिस्क्रिप्शन, उसने जो रेमेडी दी है वो बिल्कुल परफेक्ट है, उसकी जो चॉइस उसने दी है रेमेडी की, तो उसके लिए गाइडलाइन उसे कहाँ मिलेगी, प्रिंसिपल मिलेगा ऑर्गेनन में, और सिम्टम कहाँ मिलेगा, ड्रग पिक्चर मिलेगी उसको मटेरिया मेडिका के अंदर। ठीक है, तो उसे दोनों की नॉलेज होनी चाहिए। नेक्स्ट, नॉलेज ऑफ फार्मेसी या एग्जैक्ट मोड, हम इसको बोल सकते हैं कि ठीक है हमें रेमेडी भी मिल गई, हमने एक मोस्ट सिमिलिमम रेमेडी सेलेक्ट भी कर ली पीक्यूआरए सिम्टम्स के बेस पे, बट क्या मोड है, क्या हम सारी रेमेडी एक ही टाइम पे दे सकते हैं, क्या उसका कोई इन्फॉर्म चीज़ है कि ये मेडिसिन इस फॉर्म में होगी तभी ज़्यादा काम करेगी, तो उसके लिए बताया गया है कि इन होम्योपैथी द मेडिसिन हैव टू बी डायनेमाइज्ड अकॉर्डिंग टू द प्रिस्क्राइब्ड मैनर, कि हम जो भी मेडिसिन क्या करते हैं प्रिस्क्राइब करते हो कैसी होनी चाहिए, डायनेमाइज्ड, पोटेंटाइज्ड, इसको सेकंड नाम क्या है, पोटेंटाइज्ड। द ड्राई मेडिसिनल सब्सटेंस क्या होता है, ट्राइचुरेशन के द्वारा होता है। द लिक्विड क्या होता है, सकशन। मतलब क्या है कि हमारे यहाँ सब कुछ डायनेमिक है, डायनेमिक वाइटल फोर्स है, उसमें डिरेंजमेंट भी डायनेमिक हुआ, तो डायनेमिक मेडिसिन जो होती है वो उसमें क्या होता है, क्यूरेटिव पावर ज़्यादा होती है, क्यूरेटिव पावर ज़्यादा होती है। और ये क्या होता है, मिनिमम ड्रग अमाउंट होता है इसके अंदर। और डायनेमाइजेशन के लिए दो प्रोसेस यूज़ की जाती है। सॉलिड अगर आपका ड्रग मटेरियल है तो उसके लिए ट्राइचुरेशन यूज़ करते हैं, वहाँ पे यही लिखा हुआ है। और अगर आपका लिक्विड अगर ड्रग मटेरियल है तो उसके लिए हम सकशन यूज़ करते हैं। ठीक है। द एक्वस मेडिसिन कैन नॉट बी डिस्पेंस्ड इन ग्लोब्यूल्स, सो डिस्पेंसिंग मेडिसिन इन द प्रॉपर व्हीकल इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, कि सॉलिड के लिए आपको सॉलिड व्हीकल्स में मेडिसिन देनी है, और अगर लिक्विड आपका ड्रग फॉर्म है तो उसको लिक्विड व्हीकल्स में ही आपको मेडिसिन देनी है। ठीक है। नॉलेज ऑफ प्रॉपर डोज एंड पोटेंसी, के ठीक है हमारे पास रेमेडी भी आ गई, अब हमें किस फॉर्म में देना है ये भी हमें पता चल गया, बट उसकी प्रॉपर डोज क्या है, क्या पोटेंसी, पोटेंसी किस में सेलेक्ट होती है, आपकी ससेप्टिबिलिटी पर सेलेक्ट होती है। क्या ससेप्टिबल है पर्सन, यंग है, ओल्ड एज का है, मेल है, फीमेल है, नेचर ऑफ डिजीज़ पे होता है कि एक्यूट डिजीज़ है, क्रॉनिक डिजीज़ है, कि द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मिनिमम डोज इज़ मैंडेटरी इन होम्योपैथी, ये दो ठीक है ताकि हम किससे बच सके, एग्रावेशन ना हो ज़्यादा। द मिनिमम डोज इज़ द वन विच कैन ब्रिंग अबाउट द क्यूरेटिव रिएक्शन इन द वाइटल फोर्स, और उसको मिनिमम करने के लिए हम क्या करते हैं, पोटेंटाइजेशन करते हैं। दिस नॉलेज ऑफ डोज कैन बी एक्वायर्ड बाई स्टडिंग द पोसोलॉजी, और पोसोलॉजी इज़ द ब्रांच ऑफ मेडिसिन डीलिंग विद डोजेज। अब ये एक ही बात है, चाहे उधर से कान पकड़ो चाहे इधर से कान पकड़ो, कि पोसोलॉजी से डोज की नॉलेज आती है, और पोसोलॉजी में क्या पढ़ते हैं हम, नॉलेज पढ़ते हैं डोजेस के लिए। ठीक है। आफ्टर चूजिंग द एग्जैक्ट रेमेडी इट इज़ इम्पोर्टेंट टू सेलेक्ट द राइट डोज। क्या होता है कि ठीक है एक पेशेंट आया, उसने बोला कि मुझे 3-4 दिन से फीवर है, एक्यूट कंडीशन हुई, आप फट से उठा के 200 में बेलाडोना दे देते हो। बट वही एक पेशेंट आया, वो बोल रहे कि मुझे फीवर आता है चला जाता है, आता चला जाता है, बट 2-3 महीने से मैं परेशान हूँ। या होता है कि अक्सर इसी साल आता है अगस्त में, अक्सर इसी टाइम पे आता है 10 से 11 बजे के टाइम सुबह, बट ये बहुत टाइम से क्रॉनिक केस है, तो उसमें आप 200 नहीं दे सकते, स्लो पोटेंसी, मिनिमम पोटेंसी आपको देनी होगी। तो पोटेंसी कैसे सेलेक्ट करते हैं, नेचर ऑफ डिजीज़ के ऊपर भी बेस होती है, कि अगर एक्यूट है तो हम उसमें हाई पोटेंसी दे सकते हैं, अगर क्रॉनिक केस है तो उसमें हम क्या देते हैं, लो पोटेंसी देते हैं। एज के ऊपर भी डिपेंड करती है, कि बच्चों में इम्यूनिटी ज़्यादा होती है तो उनको हम हाई पोटेंसी दे सकते हैं, बट ओल्ड पर्सन के अंदर हम क्या देते हैं, लो पोटेंसी देते हैं। ठीक है। नेक्स्ट इसको हम देख सकते हैं कि नारकोटिक्स वगैरह जो होते हैं उनका सेकेंड रिएक्शन वर्क करता है, तो उनको लिए हम मीडियम पोटेंसी देते हैं हमेशा। ठीक है। इसके अलावा मेल में हम हाई पोटेंसी देते हैं नॉर्मली, और फीमेल में हम क्या देते हैं, कंपेरेटिवली लो पोटेंसी देते हैं। तो इस अकॉर्डिंग हमें ये फार्मेसी जो नॉलेज है कि हमें प्रॉपर डोज कैसे सेलेक्ट करनी है उसकी भी हमें नॉलेज होनी चाहिए, राइट डोज कैसे सेलेक्ट करनी है। दिस इज़ टू अवॉइड अनवांटेड एग्रावेशन एंड सफरिंग ऑफ द पेशेंट, तो इससे हम क्या कर सकते हैं, पेशेंट को बचा सकते हैं अनवांटेड एग्रावेशन से। अगर हमने सही डोज सेलेक्ट की है तो वो क्या लेकर आएगी, क्योर लेकर आएगी, ना कि वो एग्रावेशन लेकर आएगी उस पर्सन में। द सिलेक्शन ऑफ डोज इज डन अंडर सम पैरामीटर्स, स्टुअर्ट क्लोज रिकमेंड्स दैट द एग्जैक्ट डोज कैन बी सिलेक्टेड ऑन द बेसिस। ये स्टुअर्ट क्लोज ने बताया कि हम किस किस बेसिस पे सेलेक्ट कर सकते हैं, कि द नेचर ऑफ डिजीज़ बता दिया, एक्यूट एंड क्रॉनिक, ड्यूरेशन, अगर अभी अभी हुआ है तो हाई डोज बहुत टाइम से चल रही है तो
लो डोज है। ससेप्टेबिलिटी ऑफ द पेशेंट, की पर्सन मेल है फीमेल है, उसका इम्यून सिस्टम बिल्कुल ख़त्म हो चुका है, या अगर यंग एज का है तो उसे हम हाइपोटेंसी दे सकते हैं। द सिलेक्शन ऑफ द डोज ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द मेडिसिनल सब्सटेंस। जो कि मैंने बताया कि अगर नार्कोटिक्स वगैरह है तो उसमें हम क्या देते हैं, उनका सेकेंड रिएक्शन इंपॉर्टेंट होता है, लाइक ओपीएम वगैरह है तो उसमें हम क्या देते हैं, मीडियम डोज देते हैं। ठीक है। नॉलेज ऑफ रिपीटिशन ऑफ डोज, की ठीक है हमने परफेक्ट डोज तो दे दी, बट इसको कब रिपीट करना है, हाउ एंड व्हेन टू एडमिनिस्टर द रेमेडी टू द पेशेंट इज एज इम्पोर्टेंट एज सेलेक्टिंग द प्रॉपर रेमेडी। कि जितना हमारे लिए ज़रूरी ये है कि सही रेमेडी चुने, उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है कि हमें उसे कब और कितनी उसमें रिपीट करना है डोज के अंदर। ठीक है। द नेचर ऑफ डिजीज़ डिपेंड करता है कि अगर एक्यूट केस है तो आप उसको फ्रिक्वेंटली 3 से 4 बार रिपीट कर सकते हो। अगर वो क्रॉनिक केस है तो हम पहले उसमें देखते हैं कि क्या सिम्टम आ रहा है, उसके बाद हम मेडिसिन को रिपीट करते हैं। द नेचर ऑफ द मेडिसिन, की मेडिसिन कैसी है, कि अगर डीप एक्टिंग मेडिसिन है तो उसे हम क्या करते हैं कि थोड़े टाइम तक पहले ऑब्जर्व करते हैं, उसके बाद रिपीट करते हैं। बट अगर स्लो एक्टिंग है कि अभी दी तो हम उसको क्या कर सकते हैं, फ्रिक्वेंटली रिपीट कर सकते हैं। ठीक है। एंड द रिएक्शन ऑफ द पेशेंट टू दैट रेमेडी, कि अगर एक पर्सन जो है वो हाइपर सेंसिटिव है तो हम उसके लिए ज़्यादा रिपीटेशन नहीं करेंगे। अगर एक पर्सन जो है उसको दिख रहा है कि उसकी बॉडी ठीक है, उसको हील की तरफ लेके जा रही है, क्योर की तरफ लेके जा रही है, तो वहाँ हम रिपीट कर सकते हैं। द शॉर्ट एक्टिंग मेडिसिन कैन बी रिपीटेड इन फ्रिक्वेंट इंटरवल्स, बट द डीप एक्टिंग मेडिसिन शुड नॉट बी रिपीटेड टू फ्रिक्वेंटली। ठीक है, क्योंकि इसमें मियाज़ इन्वॉल्व होता है। नॉलेज ऑफ ऑब्स्टेकल्स टू क्योर, कि ठीक है ये सब चीज़ें तो हमें समझ में आ गई कि उसे नॉलेज ऑफ डिजीज़ होना चाहिए, मेडिसिन की भी नॉलेज होनी चाहिए, उसने प्रॉपर डोज रेमेडी सबको सेलेक्ट कर लिया, कब देना है, क्या उसका एग्जैक्ट मोड है। बट फिर भी अगर क्योर नहीं हो रहा है तब हम क्या करें, कि देयर आर सम फैक्टर्स दैट हिंडर क्योर बाय ऑब्स्ट्रक्टिंग द इफेक्ट ऑफ प्रॉपरली मेडिसिन इन स्पाइट सुटेबल डोज एंड प्रॉपर रिपीटेशन। कि कोई भी ऐसी चीज़ है जो हिंडर, जो ब्रेक ला रहा है, जो ब्लॉकेज कर रहा है आपकी रिकवरी को, जो रिकवरी नहीं होने दे रहा है, जो क्योर में ब्लॉक बन रहा है, उसके बारे में भी हमें पता होना चाहिए। सो द फिजिशियन हैज़ टू नो वॉट आर द ऑब्स्टेकल टू क्योर इन ईच पर्टिकुलर केस, कि उसे हर पर्टिकुलर केस के बारे में पता होना चाहिए कि इस केस में क्या हो सकता है कि वो जो क्या कर रहा है उसके ब्लॉक कर रहा हो, उसकी रिकवरी को रोक रहा हो। He should also know how to remove these obstacles in order to make the cure permanent, कि उसको ये भी आना चाहिए कि उन्हें कैसे हटाया जाए ताकि आप उसका जो रिस्टोरेशन ऑफ हेल्थ है वो क्या हो सके, परमानेंट हो सके। ठीक है। इसमें क्या हो सकता है, आपका एक्साइटिंग और मेंटेनिंग कोई कॉज हो सकता है, डाइट हो सकता है, कि कुछ कोई पर्सन, जब हम बोलते हैं कि कुछ मेडिसिन ऐसी है जिसमें कि हमें इन डाइट्स को नहीं खाना चाहिए, जैसे कि ग्रीन वेजिटेबल्स होता है उसमें कुछ मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ होती है तो इसलिए हम उन्हें नहीं लेते हैं। रेजिमेन की मतलब उसे डाइट का फॉलो करना चाहिए। हाइजीन को बेसिकली हम देख सकते हैं इसके अंदर। तो फिजिशियन को पता होना चाहिए क्या उस केस में ऑब्स्टेकल लेके आ रहा है। आज का लेक्चर हम यही एंड करते हैं क्योंकि काफ़ी बड़ा चीज़ है, ये काफ़ी बड़ा टॉपिक है। नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसमें हम डिस्कस करेंगे कि फिजिशियन को ट्रू प्रैक्टिशनर ऑफ हीलिंग आर्ट कब माना गया है। ठीक है। आई होप तो आप सभी इसका वेट करेंगे, ये लेक्चर जल्दी ही अपलोड होगा चैनल के ऊपर। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें मीठी वाली डॉक्टर को, ताकि आपको इसी तरह की बिल्कुल एलाबोरेट फॉर्म में सारी एक्सप्लेनेशन हर एफोरिज्म की मिल सके। ओके, टेक केयर, टाटा।